हेलो एवरीवन। आज अपन अनुदारवाद टॉपिक से कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे। पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि अनुदारवाद क्या होता है, अनुदारवादी विचारधारा क्या है। आज अपन उसी टॉपिक से कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे जो यूजीसी नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्कूल लेक्चरर एंड कॉलेज प्रोफेसर में भी कई बार इससे एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एक विचारधारा है, जैसे उदारवादी विचारधारा, अनुदारवादी विचारधारा, नारीवादी, समाजवादी विचारधारा। तो ये विचारधाराएं हैं। कौन सी विचारधारा किस विचार को बढ़ावा देती है, ये इसमें बताया गया है। तो अनुदारवादी विचारधारा कौन सी है और वो क्या चाहती है, अनुदारवादी जो विचारक हैं वो क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, ये सब इसमें दिया गया है। तो चलिए एमसीक्यूज़ के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं अपन इस टॉपिक को। अनुदारवाद का अन्य नाम क्या है, यानी अनुदारवाद को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो उदारवाद, समाजवाद, रूढ़िवाद, अराजकतावाद। तो उदारवाद, समाजवाद, अराजकतावाद अलग विचारधाराएं, और रूढ़िवाद, अनुदारवाद का दूसरा नाम रूढ़िवाद भी है, क्योंकि ये लोग रूढ़ियों और परंपराओं और जो पुरानी जो संस्थाएं हैं उनको बनाए रखना चाहते हैं, उनको सुरक्षित रखना चाहते हैं। और जो क्रांति के माध्यम से जो नए विचार हैं, नए जो वो है संस्थाएं हैं, नए विचार हैं, राजनीति में जैसे राजा से फिर लोकतंत्र है, राजतंत्र से, इन सब चीज़ों का वो विरोध करते हैं। वो चाहते हैं कि जो पुरानी परंपराएं हैं वो अनुभव की हुई हैं और वो समाज और नागरिकों के लिए अच्छी होती हैं, इसलिए उन्हीं को अपनाया जाना चाहिए, उन्हीं को सुरक्षित किया जाना चाहिए, आगे वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। ये इनका मतलब है। तो ये रूढ़िवाद, दूसरा नाम अनुदारवाद का रूढ़िवाद होगा। अनुदारवाद का मुख्य संबंध किससे है? क्रांतिकारी परिवर्तन से, परंपराओं का संरक्षण से, पूर्ण समानता से, या राज्य का उन्मूलन से। तो इसका आंसर आएगा बी। जो अनुदारवादी हैं वो परंपराओं के संरक्षण में विश्वास करते हैं। जो रूढ़ियाँ हैं, जो परंपराएं हैं, उनको संरक्षित किया जाए, ये उनका मानना है। पूर्ण समानता का वो विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि असमानता प्रकृति प्रदत्त है। समाज में मतलब अमीर गरीब ये सब वर्ग होंगे और ये उचित है, क्योंकि ज़्यादा योग्य और ज़्यादा सक्षम व्यक्ति को ज़्यादा मिलना चाहिए और जो कम सक्षम और कम योग्य है उसको कम मिलना चाहिए। तो उनका मानना है कि समाज में जो वर्ग है, जो भेदभाव है वो प्रकृति का किया हुआ है, तो वो होना चाहिए, उसको सही मानते हैं ये लोग। और क्रांतिकारी परिवर्तनों में विश्वास नहीं करते, कहते हैं परिवर्तन होने चाहिए लेकिन वो धीरे धीरे होने चाहिए, एकदम से क्रांति करके परिवर्तनों के वो विरोध में है। और राज्य का उन्मूलन, वो उन्मूलन नहीं, वो चाहते हैं कि राज्य है वो कम से कम हस्तक्षेप करे और व्यक्ति को वो तर्कशील बताते हैं। तो व्यक्ति खुद जैसे अपना आर्थिक मामलों में भी वो चाहते हैं कि राज्य कम से कम हस्तक्षेप करे, व्यक्ति के लिए संपत्ति अति आवश्यक बताते हैं वो। तो इसका आंसर भी आएगा कि परंपराओं का वो को संरक्षित रखना चाहते हैं वो। अनुदारवाद शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच और जर्मनी। तो इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। अनुदारवाद का विकास किस घटना के बाद हुआ है? अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति। तो इसका आंसर आएगा बी। अनुदारवाद का विकास फ्रांसीसी क्रांति के बाद हुआ है और फ्रांस में क्रांति के द्वारा राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया था, पोप की सत्ता को भी समाप्त कर दिया गया था, परंपराओं को समाप्त कर रहे थे। इन सब को वो फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा समाप्त किया जा रहा है। तो इसके खिलाफ ये विचारधारा आई कि परंपराओं को, जो पुरानी संस्थाएं हैं, राजतंत्र, इन सब को ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए, इनको क्रांति के द्वारा एकदम से ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे चेंज होने चाहिए, लेकिन वो धीरे धीरे होने चाहिए, क्रमबद्ध होने चाहिए, ये इन लोगों का मानना था। रिफ्लेक्शन रूसो ने, एडमंड बर्क ने, मार्क्स ने। तो इसका आंसर आएगा सी, बर्क ने रिफ्लेक्शन ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिखी। बर्क को अनुदारवाद का पिता कहा जाता है।
वो अनुदारवाद के समर्थक थे और उनको अनुदारवाद का पिता कहा जाता है। अनुदारवाद किसका समर्थन करता है? वर्गहीन समाज का, निजी संपत्ति का, राज्यहीन समाज का, पूर्ण समानता का। तो इसका आंसर आएगा निजी संपत्ति का, बी। अनुदारवादी हैं वो निजी संपत्ति को अनिवार्य बताते, मतलब आवश्यक बताते हैं। वो कहते हैं कि निजी संपत्ति से व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। निजी संपत्ति व्यक्ति को सुरक्षा देती है और साथ में सम्मान देती है। तो वो निजी संपत्ति को अति आवश्यक बताते हैं। अनुदारवाद के अनुसार समाज किस पर आधारित होना चाहिए? समानता पे, परंपराएं और प्रथा पे, क्रांति पे, विज्ञान पे। तो समानता का तो उन्होंने विरोध नहीं किया, पर उन्होंने बताया कि समानता प्रकृति प्रदत्त है तो वो समाज में होती हैं और आवश्यक हैं। क्रांति का वो विरोध करते हैं, विज्ञान का वो तर्क और विज्ञान का वो विरोध करते हैं, और परंपराओं और प्रथाओं का ये पक्षधर हैं और उनको सुरक्षित बनाए रखना चाहते हैं। तो आंसर आएगा बी। प्राकृतिक कुलीन तंत्र, नेचुरल एरिस्टोक्रेसी का समर्थन कौन करता है? उदारवादी, समाजवादी, रूढ़िवादी, अराजकतावादी। प्राकृतिक कुलीन तंत्र का समर्थन कौन करता है? उदारवादी नहीं, समाजवादी नहीं, रूढ़िवादी करते हैं, अराजकतावादी, यस अराजकतावादी। वैसे ये रूढ़िवाद और अराजकतावाद एक ही है, लेकिन रूढ़िवाद और अराजकतावाद दोनों आ जाएं तो उसमें से अराजकतावादी आएगा। प्राकृतिक कुलीन तंत्र का, नेचुरल एरिस्टोक्रेसी का ये समर्थन करते हैं। अनुदारवाद के अनुसार समाज किस प्रकार का होता है? कृत्रिम समाज, प्राकृतिक समाज, अस्थायी या असंगठित। तो इसका आंसर बी आएगा। वो प्राकृतिक समाज के पक्षधर हैं। उनके अनुसार समाज है वो व्यक्ति है वो समाज का, जैसे उदारवादी व्यक्ति को ज़्यादा महत्व देते हैं, वैसे ये समाज को ज़्यादा महत्व देते हैं कि समाज है वो प्राकृतिक है, ना कि कृत्रिम है, और मनुष्य समाज का हिस्सा है और समाज में असमानताएं होती हैं, ये इन्होंने बोला है। तो इसका आंसर प्राकृतिक आएगा। अथॉरिटेरियन कंजर्वेटिज्म का मुख्य समर्थक कौन है? एडवर्ड बर्ग, जोसेफ डे मेस्त्रे, लॉक, मिल। तो इसका आंसर आएगा बी, जोसेफ डे मेस्त्रे। पितृसत्तात्मक रूढ़िवाद में समाज की तुलना किससे की गई है? मशीन से, परिवार से, राज्य से या संगठन से। तो इसका आंसर आएगा बी, परिवार से। पितृसत्तात्मक रूढ़िवाद में समाज की तुलना परिवार से की गई है कि परिवार में जिस तरह से बच्चे पिता का कहना मानते हैं, उसके जो ऑर्डर है, आदेश है, उनका पालन करते हैं, उसी तरह से जैसे हमारे राजतंत्र है या लोकतंत्र है, जो भी है, हमारे जो शासक हैं उनकी बातों का जनता को पालन करना चाहिए, ये बताया गया है। और समाज है, परिवार है, वो समाज का हिस्सा बताया गया है इसमें। वन नेशन कन्वर्सेटिज्म का प्रवर्तक कौन था? वन नेशन कन्वर्सेटिज्म का प्रवर्तक कौन था? थेचर, रोनाल्ड, बेंजामिन डिज़रायली और मैकमिलन। तो इसका आंसर आएगा सी, बेंजामिन डिज़रायली। द मिडल वे 1938 किसने लिखी है? चर्चिल ने, मैकमिलन ने, थेचर ने, रीगन ने। तो ये लिखी है मैकमिलन ने। द मिडल वे मैकमिलन ने लिखी है 1938 में। नव दक्षिण पंथवाद किसका समर्थन करता है? राज्य नियंत्रण का, मुक्त बाजार का, समाजवाद या समानता। तो इसका आंसर आएगा बी, मुक्त बाजार का। नव दक्षिण पंथ है वो मुक्त बाजार का समर्थक है। वो मानते हैं कि राज्य को अर्थव्यवस्था में मतलब व्यक्ति के जो आर्थिक वो है उसमें कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। बाजार वो जो अर्थव्यवस्था है उसको बाजार के भरोसे छोड़ना चाहिए, मुक्त छोड़ना चाहिए। तो वो मुक्त बाजार के समर्थक हैं।
राज्य का उसमें हस्तक्षेप के वो खिलाफ हैं। ईसाई लोकतंत्र का विकास किस क्षेत्र में हुआ है? एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका आंसर आएगा यूरोप में, जर्मनी और इटली में। जर्मनी और इटली में इसका विकास हुआ। अनुदारवाद के अनुसार मनुष्य किस प्रकार का होता है? पूर्ण, तर्कसंगत, अपूर्ण और स्वतंत्र। तो अनुदारवाद के अनुसार मनुष्य अपूर्ण होता है। जैसे उदारवाद में मनुष्य को पूर्ण, तर्कशील, विवेकशील बताया है। अनुदारवादी कहते हैं कि वो समाज का हिस्सा होता है, वो अकेले में पूर्ण नहीं होता, वो अपूर्ण होता है, उससे गलतियां हो सकती हैं। तो समाज का वो हिस्सा बताते हैं और समाज के बिना वो कुछ नहीं है, अकेले व्यक्ति का कोई वो अस्तित्व नहीं बताते। वो कहते हैं कि वो समाज से मिलके ही आगे बढ़ सकता है। तो उसको अपूर्ण बताते हैं कि उससे गलतियां हो सकती हैं। जो वो डिसीजन लेता है वो सही नहीं लेता, कई बार वो गलत भी हो सकते हैं। मानवीय अपूर्णता का संबंध किससे है? शारीरिक कमजोरी, मानसिक सीमाएं, आर्थिक स्थिति और राजनीतिक अधिकार। तो इसका आंसर आएगा बी, मानसिक सीमाएं। इन्होंने बताया कि मनुष्य के दिमाग की सोचने की कुछ सीमाएं होती हैं, तो वो जो डिसीजन लेता है वो गलत भी हो सकते हैं। तो वो समाज का कहते हैं कि समाज में रह के ही व्यक्ति पूर्ण होता है। इस तरह से इनका मानना है कि मानसिक सीमाएं होती हैं मनुष्य की। तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो जो डिसीजन लेता है वो सही है और वो अपने आप में पूर्ण है। अनुदारवाद के अनुसार समाज किसके समान कार्य करता है? मशीन, शरीर, संस्था, राज्य। तो इनका मानना है अनुदारवादियों का कि जो समाज है वो एक जैविक इकाई है, एक शरीर की तरह है। जैसे मनुष्य के हाथ पैर सब होते हैं, लेकिन वो अलग अलग यदि कार्य करेंगे, अलग अलग समय पे अलग अलग वो कार्य करेंगे तो वो कार्य पूर्ण नहीं होगा। और जैसे अपने हाथ है, पैर हैं, सब बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो एक साथ कोई काम होता है एक साथ करते हैं तो वो कार्य पूर्ण होता है और सही होता है। तो इसी तरह से वो बताते हैं कि समाज है उसके जैसे मनुष्य के अंग हैं उस तरह से अंग होते हैं, वो सारे अंग मिलके अपना कार्य करेंगे तभी समाज विकास करेगा, आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से वो समाज को एक शरीर की तरह बताते हैं, ना कि मशीन, ना वो संस्था बताते ना राज्य। आंगिक समुदाय का अर्थ क्या है? कृत्रिम समाज, प्राकृतिक और जैविक समाज, अस्थायी समूह, राजनीतिक संगठन। तो इसका आंसर बी आएगा। आंगिक जो समुदाय बताया है समाज को अनुदारवादियों ने, रूढ़िवादियों ने आंगिक जैविक बताया है। तो जो आंगिक यानी जो जैसे अंग होते हैं मनुष्य की बॉडी के, वैसे समाज के भी अंग होते हैं, वो प्राकृतिक और जैविक हैं। वो प्रकृति प्रदत्त हैं और वो जैविक हैं। यानी उन्होंने समाज को एक मशीन नहीं बताया कि समाज मशीन नहीं है, वो एक जैविक इकाई है। अनुदारवाद के अनुसार समाज में व्यवस्था किससे बनी रहती है? कानून से, क्रांति से, परंपराओं से, समानता से। तो इनका मानना है आंसर सी आएगा कि समाज में जो व्यवस्था है वो परंपराओं से बनी होती है, वो अनुभव की हुई, परखी हुई होती हैं और वो समाज के लिए अच्छी होती हैं, समाज उनसे चलता है। जैसे हमारे संविधान में परंपराओं से बहुत कुछ लिया हुआ है, क्योंकि संविधानवेताओं को ये पता था कि परंपराएं जो इतने समय से चली आ रही हैं वो समाज के लिए सही हैं और उनसे सबक लेके या उनसे बहुत सारी चीज़ें लेके, जैसे हमारे मूल अधिकार हैं वो भी परंपराओं से, बहुत सारे मूल अधिकार परंपराओं से बनाए गए। तो इसीलिए अनुदारवादी मानते हैं कि परंपराएं अच्छी होती हैं समाज के लिए, नागरिकों के लिए। अनुदारवाद किसका विरोध करता है? परंपरा का नहीं, कर्मिक परिवर्तन का नहीं, क्रांतिकारी परिवर्तन का, यस सामाजिक व्यवस्था का। तो अनुदारवादी परंपराओं के पक्षधर हैं, उनको सुरक्षित बनाए रखना चाहते हैं, कर्मिक परिवर्तन में वो विश्वास करते हैं, क्रांति करके एकदम से परिवर्तन का वो विरोध करते हैं और कर्मिक परिवर्तन में विश्वास करते हैं, क्रांति करके अचानक एकदम से परिवर्तन, जैसे फ्रांस की क्रांति हुई थी तो उसके वो खिलाफ थे, क्रांतिकारी परिवर्तनों के खिलाफ हैं। और सामाजिक व्यवस्था को वो अच्छा मानते, बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन परंपराएं होनी चाहिए। परंपराओं को, जो पुरानी परंपराएं हैं, रूढ़ियां हैं और जो संस्थाएं हैं उनको वो बनाए रखना चाहते हैं।
अनुदारवाद के अनुसार परिवर्तन कैसा होना चाहिए? अचानक, क्रांतिकारी, क्रमिक और अनियंत्रित। तो अनुदारवादियों के अनुसार परिवर्तन है वो क्रमिक होने चाहिए, अचानक नहीं होने चाहिए, इसीलिए वो फ्रांस की क्रांति के खिलाफ थे। अनुदारवाद में अनुभव को क्या माना गया है? तर्क से कम, महत्वहीन, महत्वपूर्ण और अस्वीकार्य। महत्वपूर्ण, आंसर सी आएगा। जो अनुदारवादी हैं वो अनुभव कहते हैं कि परंपराएं वो अनुभव के आधार पे परखी गई, इसीलिए वो इतने लंबे समय से चली आ रही हैं, इसलिए वो परंपराओं को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। अनुदारवाद किस पर अधिक विश्वास करता है? सिद्धांत पे, परंपरा और अनुभव पे, विज्ञान पे, तर्क पे। तो आंसर बी आएगा। जो अनुदारवादी हैं वो परंपराओं और अनुभव की हुई चीज़ों पे विश्वास करते हैं, ना कि वो सिद्धांत पे, ना वो विज्ञान पे और ना वो तर्क पे, क्योंकि विज्ञान के पीछे तो तर्क है और वो परंपरा और अनुभव पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। अनुदारवाद के अनुसार समाज में समानता का क्या स्थान है? सर्वोच्च, सीमित, आवश्यक नहीं, पूर्ण। तो अनुदारवादियों के अनुसार समाज में समानता का स्थान सीमित होना चाहिए। असमानताएं भी समाज में होनी चाहिए, क्योंकि वो प्रकृति प्रदत्त हैं। जो योग्य व्यक्ति है और जो ज़्यादा जिसकी क्षमता है तो उसको ज़्यादा मिलेगा। तो ये तो है नहीं कि जिसमें ज़्यादा क्षमता है, ज़्यादा योग्यता है, उसको भी बराबरी कर दिया जाए सबके, ऐसा नहीं। तो उन्होंने कहा है कि परंपराएं समाज के लिए अच्छी हैं, समाज को आगे बढ़ने के लिए वो एक तरह से प्रोत्साहित करती हैं कि जो लोग योग्य हैं, जो ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनको अच्छा ज़्यादा मिलना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि जो समानता है वो एक सीमित मात्रा तक ही होनी चाहिए, हर चीज़ में समानता नहीं। अनुदारवाद किसका समर्थन करता है? पूर्ण समानता का, असमानता का, वर्गहीन समाज का, अराजकता का। तो इसका आंसर आएगा बी, असमानता का। उदारवादी असमानता के पक्षधर हैं। प्राकृतिक कुलीन तंत्र का क्या अर्थ है? सभी समान हैं, कुछ लोग श्रेष्ठ होते हैं, कोई श्रेष्ठ नहीं, सभी कमज़ोर हैं। तो इसका आंसर आएगा बी। उनका मानना है कुछ लोग श्रेष्ठ होते हैं, वो समाज के लिए अच्छे होते हैं और उन पे कुछ समाज की जिम्मेदारियां होती हैं। ये मतलब इनका अराजकतावादियों का मानना है कि कुछ लोग श्रेष्ठ होते हैं। प्राकृतिक कुलीन तंत्र का मतलब है कि प्रकृति से ही कुछ लोग श्रेष्ठ होते हैं, उनके कंधों पे समाज की जिम्मेदारी होती है, ये इनका मानना है। तो प्राकृतिक कुलीन तंत्र का मतलब इन्होंने बताया कि कुछ लोग प्रकृति से ही श्रेष्ठ होते हैं। अनुदारवाद में राज्य की भूमिका कैसी होती है? न्यूनतम, समाप्त, आवश्यक और शक्तिशाली, अस्थायी। तो इनके अनुसार आंसर सी आएगा, आवश्यक और शक्तिशाली। इन्होंने बताया कि राज्य की भूमिका आवश्यक और शक्तिशाली होनी चाहिए, जिससे कुछ मामलों में इन्होंने बताया कि राज्य सीमित होना चाहिए। बाकी इन्होंने बताया कि राज्य की भूमिका आवश्यक भी है और शक्तिशाली होनी चाहिए, वो जिससे जनता, जैसे अपने घर में बच्चे हैं, वो पिता की आदेशों का पालन करते हैं, पिता को पूरा अधिकार है कि वो बच्चों को यदि गलत करते हैं तो डांटे। तो उसी हिसाब से ये मानते हैं कि अनुदारवादी कि राज्य की भूमिका आवश्यक भी है, बिना राज्य के हमारे नागरिकों का और समाज का कल्याण नहीं हो सकता, और वो शक्तिशाली भी होना चाहिए। कुछ मामलों में उसकी शक्तिशाली होना उसका आवश्यक है। अनुदारवाद के अनुसार संपत्ति क्या है? समाज की, राज्य की, व्यक्ति की, सभी की। तो इसका आंसर आएगा सी। अनुदारवादियों के अनुसार संपत्ति व्यक्ति की होनी चाहिए और वो आवश्यक है व्यक्ति की सुरक्षा के लिए और व्यक्ति के सम्मान के लिए। संपत्ति को इन्होंने आवश्यक बताया है। अनुदारवाद में परिवार को क्या माना गया है? अस्थायी संस्था, सामाजिक इकाई, राजनीतिक संगठन, आर्थिक संस्था। तो अनुदारवादी परिवार को सामाजिक इकाई मानते हैं। परिवार, समाज और राष्ट्र ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं और व्यक्ति अलग नहीं है। जैसे उदारवादियों ने बताया, ये मानते हैं कि व्यक्ति और जो व्यक्ति है वो परिवार है, व्यक्ति है वो समाज का हिस्सा है। तो ये थे कुछ MCQs अनुदारवाद से।
आप लोगों को एमसीक्यूज़ करने के बाद आई होप अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगले वीडियो में अपन फिर नया टॉपिक लेके आएंगे। और यदि वीडियो प्लीज़ आप लोगों को समझ आता है, अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।